Hello and welcome to Vimochana Edu. This is a series of geography optional and we are continuing with oceanography which is module 4 of our series. आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं वो इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट 45 ईयर में इस पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक 3 ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो लोगों को लगता है कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई अभी रिसेंट ईयर्स में ही एग्जामिनर का फोकस जो है वो इस टॉपिक पर क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं हमारे अर्थ पर, उसके कारण जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे उस पर, उसका एक नतीजा है अपना कोरल ब्लीचिंग। तो आज का हम लोगों का एक टॉपिक है वो है कोरल ब्लीचिंग। और जैसा कि आप लोगों को लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भाई मैं तो बोलना चाहूँगा कि जो मैंने अभी इससे पहले 2 वीडियोज़ जो बनाए थे कोरल रीफ के ऊपर, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है आप लोगों का कोरल ब्लीचिंग। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चंस पूछने का, उसमें एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर जो है वो अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ इंटीग्रेट करके आपको करंट अफेयर के साथ परोस देता है, अगर वो न्यूज़ में होगा तो अभी भी 2023-24 में भी एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आई थी, तो वो अभी भी न्यूज़ में बना हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों का केवल और केवल इसी से आएगा। तो कोरल ब्लीचिंग का अपन कंप्लीट लेक्चर करेंगे और ये मेरा पूरा कोरल रीफ और कोरल ब्लीचिंग वाला जो पूरा सिलेबस के अंदर दिया हुआ है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर अपन लोग डिस्कस करेंगे कॉजेज, इम्पैक्ट, रिकवरी, क्लाइमेट इंडिकेटर एंड मैनी मोर, है ना। और ये पूरा का पूरा जो लेक्चर होगा, जैसा मेरा पूरे मॉड्यूल्स चलते आ रहे हैं अभी तक, जितने भी पुराने मॉड्यूल्स अगर आप देख रहे होंगे, तो एग्जाम 100% एग्जाम बेस्ड रहने वाले हैं। आप लोगों के नोट्स भी उसी तरीके से होंगे जिससे आप लोग डायरेक्ट एग्जाम के अंदर लिख के आ पाओ। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को करंट अफेयर मैगजीन्स, अगर न्यूज़पेपर्स नहीं फॉलो हो पा रहे हैं तो करंट अफेयर मैगजीन्स या फिर कोई भी न्यूज़पेपर से कोई भी आर्टिकल में कोई भी न्यूज़ आती है इससे रिलेटेड, बस अपने नोट्स के लास्ट पर एक पैराग्राफ की जगह छोड़ के रखना। मैं 4 लाइन बोलने वाला था, उसकी जगह छोड़ के रखना, उस पर आप वो न्यूज़ वहां पर मेंशन कर देना, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? स्टार्ट करें अपन लोगों को, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। नाउ सिलेबस में देखो, जो रेड वाला पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जो येलो हाईलाइटेड पोर्शन है वो अपन लोग कर रहे हैं और आज अपना इसका लास्ट डे है, ठीक है। और आप लोगों को पता है मरीन रिसोर्सेज वगैरह तो मैं आप लोगों को रिसोर्स वाले उसमें कराऊंगा, उसके बाद अपन लोग आगे की चीजें देखेंगे। अब कई लोग क्यों बोलते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट कम क्यों है, वेट, यस, तो कई लोग क्यों बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, कि भाई आप लोग जब 45 ईयर के न्यूज़पेपर अपने एग्जाम पेपर्स देखोगे तो आप देखोगे केवल 3 ही बार क्वेश्चन पूछा गया, 1, 2 और 3। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जामिनर का जो फोकस है ना वो अभी रिसेंटली ही शिफ्ट हुआ है। देखो 2014 में पूछा गया था, फिर 20 में पूछा गया, फिर 22 में पूछा गया। क्यों? क्योंकि अभी जब भी ये रिसेंटली न्यूज में रहते हैं तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ये 2022 में पूछा गया था तो इसका मतलब उस टाइम पे वो न्यूज में था। मैं भी आपको आगे जब लास्ट में आएगा ना केस स्टडीज वगैरह, क्या प्रेजेंट सिनारियो, मैं सब बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर का फोकस केवल तब होता है जब वो न्यूज में बनी हुई हो। और आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर हुआ, जो आज के आम टाइम पे जो टॉपिक जो चल रहे हैं डिस्कशन में, उस पर ये फोकस करते हैं। तो इसका मतलब पूरे कोरल वाले जो टॉपिक लेक्चर्स हैं, ये तीनों लेक्चर जो मैंने लिए हैं, उनमें से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिर्फ इसमें से पूछे जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं उसमें से नहीं पूछे जा सकते, लेकिन ये जाना इंपॉर्टेंट है उससे, ठीक है ना। देखो 15 मार्क्स 15 मार्क्स 10 मार्क्स क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं है कि नहीं पूछे जा रहे। स्टार्ट करें अपन लोग कोरल ब्लीचिंग, है ना। देखो ब्लीच का मतलब तो आपको पता होगा, है ना। आप लोग जब कपड़े धोने के लिए लेके आते हैं तो जब आप ब्लीचिंग करते हो तो क्या होता है, आप लोगों के जो कलर होता है वो मिट जाता है। और आप लोगों को जब मैंने कोरल रीफ्स के बारे में बताया था तो एक चीज मैंने बोली थी, कोरल रीफ्स की सबसे अच्छी चीज है कि वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और अलग अलग कलर्स में देखने को मिलती है। लेकिन कोरल ब्लीचिंग क्या होगी कि भाई जो कोरल रीफ्स जो होंगे ना, उनके कलर पूरी तरीके से धुल जाएंगे और सिर्फ व्हाइटनेस दिखाई देगी, है ना। और ये ऐसा नहीं है कि भाई कलर है वो मिट गया, वो नहीं, वो ऑटोमेटिकली, जैसे आप लोगों ने अगर अपना एक सुनी होगी विटिलिगो नाम की बीमारी, तो अपने इंसान में भी अगर वो व्हाइट पड़ जाए तो उसको भी तो ब्लीचिंग बोल सकते हो ना आप लोग।
तो इसी तरीके से अपन लोगों ने इसका नाम ब्लीचिंग कर दिया है, लेकिन वो ब्लीचिंग नहीं है कि भाई आप लोगों का जो कलर है वो धुल गया है, धुलता नहीं है, ठीक है, ये चीज भी समझना। तो देखो अगर मैं इसको सीधा सीधा अगर मैं सिंपल से आपको इंट्रोड्यूस करूं तो आप लोगों को पता होगा कि आप अगर मैं इसको बोलना चाहूँ कोरल ब्लीचिंग को दूसरे अपने एग्जाम वाले लैंग्वेज के अंदर, तो कोरल ब्लीचिंग इज ए स्ट्रेस रिस्पॉन्स फिनोमेना। क्या है ये? स्ट्रेस रिस्पॉन्स फिनोमेना इन विच कोरल लूजेस देयर सिम्बायोटिक एल्गाई। क्या होता है? देखो आप लोगों को पता है कि जो कोरल्स जो होते हैं ना उसके अंदर सिम्बायोटिक एल्गाइस होते हैं, वही तो उन लोगों को खाना देती है, ग्रोथ करने में हेल्प करती है। और जो सिम्बायोटिक एल्गाई थे वो उनका नाम उसको क्या बोलते थे अपन लोग? जूजेंथले। क्या बोलते थे? जूजेंथले, है ना। या फिर बोल सकते हैं पिगमेंट्स विद्यम, या फिर या तो पूरा का पूरा सिम्बायोटिक एल्गाई लूज कर जाएंगे, या फिर उनके पिगमेंट्स जो होंगे ना वो लूज कर जाएंगे, कॉजिंग द कोरल टू टर्न व्हाइट। इससे क्या होगा? मेरे जो कोरल जो होंगे ना वो व्हाइट हो जाएंगे, है ना। एंड लूज इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्या होगा? इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी को तो पूरी तरीके से लूज कर जाएगा। भाई प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या थे? अपने सिम्बायोटिक एल्गाई थे, जूजेंथले थे ना। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं। अगर आप लोगों का 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो अच्छा है कि भाई आप ये वाला लिख रहे हो, लेकिन अगर आप लोगों का 15 मार्क्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो भाई इतना तो बहुत बड़ी बात है ना। तो एग्जाम के लिए एक डेफिनेशन स्पेशल मैंने खुद से लिखी है कि भाई कोरल ब्लीचिंग इज अ व्हाइटनिंग ऑफ कोरल। क्या है भाई? कोरल व्हाइट हो जाते हैं ना, तो व्हाइटनिंग ऑफ कोरल्स कॉज्ड बाय एक्सपल्जन और लॉस ऑफ सिम्बायोटिक जूजेंथले ड्यू टू द इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। समझ में आई ना बात आप लोगों को? तो ये आप लोग आराम से ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है ना। तो देखो अब एग्जाम के अंदर ये मस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टर्म्स हैं जो आप लोगों को वहां लिख के आनी है। और जब ये टर्म्स लिखोगे ना तो ब्रैकेट में उनका मतलब भी लिख के आना। भाई जूजेंथले क्या क्या थे भाई? ये फोटोसिंथेटिक एल्गाए थे जो कि आप लोगों के कोरल टिश्यू के अंदर रह रहे थे। तो देखो जैसे ये मेरा कोरल्स है, तो ये पूरा ये वाले इस चीज को अगर मैं जूम आउट करूं तो ये दिख रहा है आप लोगों को। तो देखो ये जो रह रहे हैं ना ये इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं आप लोगों को? एल्गाए देखने को मिलते हैं, जिनको अपन लोग बोलते हैं जूजेंथले। अब ये जो एल्गाए है आप लोगों को पता है इनमें फोटोसिंथेसिस होगी, है कि नहीं है? जब फोटोसिंथेसिस होगी तो इसका मतलब क्या हो गया? तो ये आप लोगों को क्या हो गया? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया किसका? कोरल्स का। आई बात समझ में, है ना। नाउ सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है? भाई म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप होगी। मैंने आप लोगों को जब कोरल्स बता रहा था तो मैंने बता नहीं था कि भाई ये जो जूजेंथले जो हैं वो इन पर क्या होते हैं? रहते हैं। और जो अपने कोरल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो इनसे एनर्जी लेते हैं, है ना। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। तो इसका मतलब दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है, इसका मतलब म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप दोनों में मिल रहा है। ऐसे ही एक और है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस। मैंने क्या बोला अभी? स्ट्रेस अगर आ जाता है उस पर तो ब्लीचिंग हो जाती है। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस का मतलब हो जाएगा डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शन, इसको स्ट्रेस बोलते हैं। तो मान लो अगर जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया या कम हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके कारण क्या हो जाएगा? ये जो जूजेंथले होगा उसके कारण क्या होगा? आप लोगों का वो हट जाएंगे वहां से, है ना। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? सिम्बायोटिक रिलेशन जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो जो उसको बेनिफिट दे रहा था अपने किसको? आई एम सॉरी, अपने किसको? कोरल्स को। वो तो है ही नहीं, हो ही नहीं रहा। अब जब ये यहां से जैसे टेम्परेचर राइज हो गया, ठीक है, जब टेम्परेचर राइज हो गया तो जो अपनी जूजेंथले जो है, अपनी जो एल्गाए जो है, वो क्या करेगी? इसको अबंडन कर देंगी पूरे के पूरे कोरल को। जब ये अबंडन कर देंगे तो ये खाली हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये खाली हो ही गया है तो क्या यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी ना। तो फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगी तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? जब पूरी की पूरी कोरल जहां से हट जाएंगी तो एल्गाए तो चली गई अपनी, तो बचा क्या अपने पास भाई? एक ससेप्टेबल टू डिसीज। आप इसको क्या करते? रोग लग सकता है और डेथ भी हो सकती है इसकी, है ना, पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि अब है ही नहीं इसके अंदर। तो क्या बचा? ये पूरा तरीके से व्हाइट हो गया, ये ब्लीचिंग हो गई। तो दिख रहा है ना, पहले ये अलग कलर का था, फिर थोड़ा सा कम कलर हुआ, फिर ये पूरे तरीके से व्हाइट हो गया। ये चीज समझो, ये डायग्राम भी आप लोगों को बनाकर आना है। अब वहां पर तो आप लोग कलर तो दिखा नहीं सकते, तो सिर्फ आप लोग क्या करोगे? एक एल्गाए बनाओगे इस तरीके की, यहाँ पे दिखा दोगे ये मेरे क्या बने हुए हैं, यहाँ पर एल्गाए बने हुए हैं, ये कोरल बना हुआ है, कोरल की ब्रांचेस को आप जूम करके दिखा देना। फिर दूसरी दिखाना कि स्ट्रेस हो गया तो ये एल्गाए जो होगी वो यहाँ पे ऐसे 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 उड़ जाएंगी और आप लोगों की जो ब्लीच हो जाएगा पूरी तरीके से, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बस, है ना। नाउ
थ्रेशोल्ड एंड साइंटिफिक प्रिसीजन अगर मैं बोलूं कि कब होता है ये, है ना, तो कोरल ब्लीचिंग कब होती है, जब सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊंचा हो जाए। जब जितना अपना समर में होता है ना, उससे 1 से 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ जाए ज्यादा लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए समर मैक्सिमम। आई बात समझ में, आई बात समझ में। नेक्स्ट, स्ट्रेस परसिस्टेड फॉर 2 to 4 वीक्स। देखो मान लो कि भाई ये जो मेरा आया, अब मान लो कि भाई आज मेरा यहाँ पर एल्गाए है और यहाँ पर टेम्परेचर जो जितना होना चाहिए था वो नॉर्मल है, लेकिन दूसरे दिन जो है वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया इस जगह पर, तो मतलब इसमें स्ट्रेस पड़ गया, है ना। चलो एक दिन की जगह 5 दिन भी मान लो कि 5 दिन भी अगर इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ गया, तो क्या इस टाइम पे ब्लीचिंग हो जाएगी? नहीं होगी भाई, इतना तो वो झेल लेगा ना, इस टाइम पे तो वो झेल लेगा भाई, हाँ भाई एल्गाई है। और अगर फिर उसके बाद अगर फिर से नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, तो जो मेरी एल्गाई जो यहाँ से चली गई थी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली जो एल्गाई थी वो ग्रो करेंगी ऑटोमेटिकली, है ना, यहाँ पर ग्रो करने लगेंगी, तो फिर से जैसी कंडीशन उसकी थी वो फिर से वैसा का वैसा हो जाएगा। इसका मतलब इसको ब्लीच होने में कम से कम 2 से लेके 4 हफ्ते चाहिए, है ना, 2 to 4 वीक चाहिए, तब अपन बोलेंगे कि भाई ये ब्लीचिंग हो जाएगी। एक बात समझ में आई ना ये वाली चीज? तो मतलब कोरल ब्लीचिंग कॉमनली ट्रिगर व्हेन, जब सी सरफेस टेम्परेचर ना 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अबव हो जाए लॉन्ग टर्म समर मैक्सिमा में, और स्ट्रेस परसिस्ट फॉर 2 to 4 वीक्स। नाउ डिग्री हीटिंग वीक्स जो होते हैं, अब देखो ये कोई ना अपन को टर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया था कि मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि भाई जरूरी नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समझाने लग गया था, तो आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस नाम दे देना कि डिग्री हीटिंग वीक्स जो होंगे ना वो स्ट्रेस इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं। डिग्री हीटिंग वीक्स जो होते हैं ना वो उसको अपन लोग एक स्ट्रेस इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। और याद रखना एग्जामिनर को अगर आपने यही चीज लिख दी ना तो क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा भाई इसको पता है, ठीक है। तो डिग्री हीटिंग वीक्स जो होते हैं वो आप लोगों को स्ट्रेस इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं, है ना। एग्जाम में कहीं भी एक लाइन जरूर मत भूलना, ये जरूर लिख के आना, इवन शॉर्ट टर्म थर्मल एनोमलीज अगर कुछ टाइम के लिए भी होगी तो वो इनिशिएट कर सकती हैं लार्ज स्केल ब्लीचिंग को, है ना। थोड़े टाइम के लिए भी अगर थर्मल एनोमलीज देखने को मिलती हैं तो वो इनिशिएट कर सकती है लार्ज स्केल ब्लीचिंग को, ये चीज दिमाग में रखना। ये तो बिल्कुल अपन ने थ्रेशोल्ड वाली चीजें रख दी है कि भाई यहाँ वैल्यू में ये बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी थर्मल एनोमलीज हो जाएंगी तो वो इनिशिएट कर जाएंगी लार्ज स्केल ब्लीचिंग को, है ना। नाउ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ कोरल ब्लीचिंग क्या है भाई, बायोलॉजिकल बेसिस देखते हैं कोरल ब्लीचिंग का। भाई देखो कोरल पॉलिप्स डिपेंड्स ऑन द जूजेंथले फॉर, देखो आपको मैंने बताया था कि भाई कोरल पॉलिप्स होते हैं जो कि जूजेंथले पे डिपेंड करते हैं। अब जो कोरल पॉलिप्स, तो कोरल पॉलिप्स बढ़ते हैं उसी को तो कोरल रीफ्स बनते हैं, तो जूजेंथले पर डिपेंड करते हैं। किस लिए भाई? क्योंकि उनको फूड चाहिए, है ना, फोटोसिंथेसिस से फूड मिलता है, एनर्जी चाहिए और कलर चाहिए, ये तीनों चीजों की जरूरत होती है अपने पॉलिप्स को जूजेंथली के लिए, ठीक है। जूजेंथली की जरूरत होती है पॉलिप्स को इन तीनों चीजों के लिए, फूड, एनर्जी, कलर, तीनों इस चीज से होता है। इन रिटर्न इसके बाद वो क्या करता है, पॉलिप्स क्या करता है, जूजेंथली को क्या देता है, अपने आप थोड़ी लेगा। मैंने जब बोल दिया कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक है, मैंने इसको डॉट लगा दिया है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तो क्या होगा आप लोगों का, पॉलिप्स जो होंगे वो जूजेंथले को भी तो कुछ देंगे। तो भाई जूजेंथले से तो ना फूड, एनर्जी, कलर ले लिया, लेकिन जो पॉलिप्स होंगे वो क्या करेंगे, वो प्रोवाइड करेंगे शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, है ना। शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स देंगे, भाई जगह तो यही दे रहे हैं रहने के लिए, तो रहने के लिए जगह ये दे रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स भी दे रहे हैं। स्ट्रेस डिस्टर्ब विद दिस सिम्बायोसिस, अगर स्ट्रेस पड़ गया, थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कम हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होगा आप लोगों का, ये सिम्बायोसिस को डिस्टर्ब कर देगा। कोरल एक्सपेल एल्गाई, अब क्या करेगा, कोरल जो होगा एल्गाई को एक्सपेल कर देगा टू सर्वाइव शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। तो क्या होगा आप लोगों का, उसको शॉर्ट टर्म स्ट्रेस को सर्वाइव करने के लिए क्या होगा, कोरल जो होगा वो एल्गाई को क्या कर देगा, एक्सपेल कर देगा। एग्जाम में क्या लिखोगे, ब्लीचिंग। क्यों? क्योंकि भाई जो अपना कोरल है वो भी तो अपना न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है ना जूजेंथले को, अब खुद के लिए भी तो उसको न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो उसको हटा देता है, भाई तू हट जा, तो मैं अपने न्यूट्रिएंट्स खुद ले लूंगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए भाई जितना, उसके बाद तो लिमिटेड है ना, उसके बाद तो जूजेंथले उसको देता है फूड, एनर्जी, कलर, अब वो भी नहीं है, जितना उसका बचा हुआ था घर में वो उसने खा लिया, उसके बाद तो डेथ ही होगी, इसीलिए शॉर्ट टर्म वाली बात आती है। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, ब्लीचिंग इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म नॉट इमीडिएट कोरल डेथ। याद रखना कि अगर वो व्हाइट पड़ रहा है तो उसका मतलब वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, उसकी डेथ नहीं हुई है। मैं भी आपको बताऊंगा ब्लीचिंग और डेथ में अंतर क्या होता है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कोरल जो है डेथ हो गया है, पूरी तरीके से डेड हो गया है, बस वो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नाउ
अब देखते हैं कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग। भाई कॉजेज ऑफ कोरल ब्लीचिंग में मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिख दिए हैं, अलग अलग डायमेंशंस लिख दिए हैं, आप लोगों को यही लिख के आनी है। दो दो लाइन बहुत है, एक एक उसके अंदर जाना जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई पहला कॉज क्या है, सबसे बड़ा कॉज मैंने अभी आपको बताया टेम्परेचर, है ना। मैंने ये तो बताया कि टेम्परेचर अगर थोड़ी देर के लिए भी इंक्रीज हो जाता है तो भी वो आती है। तो भाई पहला कॉज हो गया आप लोगों का राइज इन सी सरफेस टेम्परेचर। क्या हो गया भाई, सी सरफेस टेम्परेचर अगर बहुत राइज हो जाए, मैंने क्या बताया था, वार्म वाटर पे आप लोगों की कोरल, वार्म वाटर पे आप लोगों की क्या होती है, कोरल जो रीफ जो होती है वो ग्रो करती है अपवर्ड, है ना, वर्टिकल वे में। लेकिन अगर वो नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, आप लोगों का कोरल ब्लीचिंग होने लगेगी। और ये जो कॉज है वो प्राइमरी कॉज है, याद रखना, सबसे पहला कॉज ही यही है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का 1 से 2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से फॉर फ्यू वीक्स, ठीक है, अगर कुछ वीक्स के लिए ही अगर हो जाए तो वो ही सफिशियंट है भाई, आपकी ब्लीचिंग हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोगों का थर्मल स्ट्रेस बढ़ता है। क्या भाई, राइज इन टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर से क्या होगा आप लोगों का, इट लीड्स टू द थर्मल स्ट्रेस, है ना। नेक्स्ट, मोस्ट वाइड स्प्रेड ब्लीचिंग इवेंट्स लिंक्ड टू वार्मिंग। जो जहां दूर तक जो अपनी ब्लीचिंग हो रही है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग पर, या फिर सीधी सीधी बात है वार्मिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर के कारण हो रही है, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। तो एग्जाम के अंदर अगर आपको लिखना है तो ये लिख के आना, एलिवेटेड सी सरफेस टेम्परेचर इज द मोस्ट क्रिटिकल ट्रिगर ऑफ मास कोरल ब्लीचिंग। क्या है भाई, ये एलिवेटेड सी सरफेस टेम्परेचर जो है ना, वो मोस्ट क्रिटिकल ट्रिगर है मास कोरल ब्लीचिंग का। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट, सोलर रेडिएशन एंड यूवी स्ट्रेस। क्या, सोलर रेडिएशन एंड यूवी स्ट्रेस, क्या हो गया भाई, सोलर रेडिएशन और यूवी स्ट्रेस से क्या होगा भाई, देखो आपको पता है कि मेरा सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है, मेरी ब्लीचिंग हो रही है। तो सी सरफेस टेम्परेचर किससे इंक्रीज होगा, सोलर रेडिएशन से, कॉमन सेंस, है ना। और या फिर यूवी रेज आए, उसके ऊपर यूवी रेज पड़ जाए, है ना। तो भाई हाई इंसोलेशन क्रिएट फोटो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्या होगा भाई, जो अगर ज्यादा धूप पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, फोटो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देखने को मिलेगी। शैलो कोरल जो होंगे वो मोस्ट अफेक्टेड होते हैं भाई, जो पानी पर इतना ऊपर होगा उतना ही ज्यादा अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि वो डायरेक्ट अपनी जो सोलर रेडिएशन जो है वो डायरेक्ट इसको पेनिट्रेट कर जा रही है अपने वाटर को। ओशन वाटर जो है, ये ओशन वाटर है, ये सन है, ये मेरी मान लो ये मेरे क्या है, कोरल्स है, ठीक है। अब ये है, अगर मेरी जो रे आ रही है तो ये क्या करेगी, सरफेस पे पड़ी और ये थोड़े से लिमिटेड डिस्टेंस के लिए ये इसको पेनिट्रेट भी कर जाएगी, तो डायरेक्ट इसको क्या करेगी, गर्म कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो फोटो एक्सोजेटिव स्ट्रेस हो रहा है आप लोगों का। आई बात समझ में, तो ये सेकेंड रीजन हो गया। थर्ड है ओशन एसिडिफिकेशन। क्या है, ओशन एसिडिफिकेशन। तो एसिडिफिकेशन में क्या होता है भाई, देखो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लोअर ओशन पीएच वैल्यू। जब पीएच वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा, एसिडिफाई हो जाएगा। मतलब आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगी पानी के अंदर, याद रखना अगर वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है तो आप लोगों का जो पीएच वैल्यू जो होगी ओशन की वो रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही रिड्यूसेस कैल्शियम कार्बोनेट अवेलेबिलिटी। क्या होगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट की अवेलेबिलिटी को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा। वीकन्स कोरल स्केलेटन, तो आप लोगों का कोरल स्केलेटन भी वीक हो जाएंगे। और स्लो करेगा रिकवरी आफ्टर ब्लीचिंग। भाई ब्लीचिंग होने के बाद भी ये जो रिकवरी होगी वो भी स्लो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई एसिड हो गया ना, इसके अंदर एसिडिफिकेशन हो गया। जब एसिडिफिकेशन हो जाएगा तो आपका क्या होगा, कोरल स्केलेटन भी वीक हो जाएंगे। जब कोरल स्केलेटन वीक हो जाएंगे तो चाहे मेरा रिकवरी आ जाए, चाहे मेरी ब्लीचिंग पूरी तरीके से हो जाए और मेरा सब नॉर्मल होने लगे चीजें, फिर भी ये इसकी जो रिकवरी होगी उसको वो स्लो कर देगा। तो ये भी अपनी बात हो गई। नेक्स्ट इज पॉल्यूशन एंड सेडिमेंटेशन। आप लोगों को पता है कि अपना कोरल को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, अपना क्लीन वाटर चाहिए, क्लीन वाटर होना चाहिए। तो अगर सेडिमेंटेशन हो जाएगा तो सेडिमेंटेशन के कारण ग्रोथ जो होगी वो कम हो जाएगी, है ना। ऐसी पॉल्यूशन भी है वो भी इस पर इफेक्ट करेगा। तो जैसे एग्रीकल्चरल रन ऑफ, है ना भाई, एग्रीकल्चर का जो वाटर होता है उसमें क्या मिला होता है, खाद वाद मिली होती है अपनी, है ना, अलग अलग। तो वो चीजें हो गई। सीवेज डिस्चार्ज हो गया, तो ये भी आप लोगों को पॉल्यूशन वाले चीज हो गई। और इस टर्बुडिटी जो होगी उससे ये दोनों चीजें क्या होती है, आप लोगों की टर्बुडिटी को इंक्रीज कर देती है। ये और साथ में क्या करती है, ये सनलाइट को ब्लॉक कर देती है, क्योंकि जो सनलाइट होती है वो एल्गाए के फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। तो पॉल्यूशन एंड सेडिमेंटेशन भी थोड़ा सा अफेक्ट करता है।
नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर इनफ्लो एंड सैलिनिटी चेंज। भाई फ्रेश वाटर जैसा आ रहा है, सैलिनिटी का चेंज हो गई, तो हैवी रेनफॉल या फ्लड। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, हैवी रेनफॉल आएगा, फ्लड आएगा, तो और साथ में आप लोगों का अल्टर करेगी सैलिनिटी बियॉन्ड द टॉलरेंस लेवल। तो देखो अब अगर आप इसमें अपना फ्रेश वाटर को इनफ्लो कर दिया, ठीक है, और तो इससे क्या होगा, आप लोगों का सैलिनिटी क्या हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जितनी उसको सैलिनिटी चाहिए उससे भी ज्यादा जो हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, तो मतलब वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, तो उसका मतलब आप लोगों की ब्लीचिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज डिसीज एंड पैथोजन। ये तो एक और अच्छी वो है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेस पड़ता है तो इससे क्या होगा, आप लोगों का इम्यूनिटी जो होगी वीक हो जाएगी। इससे क्या होगा, कोरल डिसीज जो होगी ना, वो पोस्ट ब्लीचिंग के बाद हो सकती है भाई, है ना। ब्लीचिंग अगर हो जाएगी तो कोरल डिसीजेस भी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है वहां पर। तो ये 6 बहुत हैं आप लोगों के कॉजेज में। इसके मुझे नहीं लगता कि ऐसी डायमेंशन कोई और सोचता भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसके अंदर आप लोगों को ना फ्लोचार्ट जरूर बना के आया ना कॉजेस के अंदर, कि देखो पहला है एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो रहा है, दूसरा जूजेंथले जो है वो एक्सपल्जन हो रहा है। इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का कलर लॉस हो जा रहा है, एनर्जी लॉस हो जा रही है, और आप लोगों की फाइनली कोरल ब्लीचिंग हो जा रही है। अब एनवायरमेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड छोटी छोटी चीजें बनने हो रही हैं, पहले की दी, ठीक है। आई बात समझ में। ये मैं कलर थोड़ा सा चेंज करना भूल गया था सबका, यहाँ पे कलर ये सब ग्रीन ग्रीन ही है। तो नंबर्स तो आप लोगों को सही दिख रहे हैं ना, आप लोगों को, आप लोग आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखो रिसेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ कोरल ब्लीचिंग। भाई मैंने बोल दिया कि भाई हाँ कोरल ब्लीचिंग हो रही है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। तो ये कब, देखो आप कॉमन सेंस लगाना, आप लोग कब कब आए थे न्यूज में कि, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूंगा कि रिसेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ कोरल ब्लीचिंग, तो सबसे पहले तो ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क जो है वो इस चीज पर क्या करता है, स्टडी करता है, यही तो बता पाता है। तो इसको अपन लोग बोल सकते हैं क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट। क्लाइव विल्किंसन रिपोर्ट से ये आया है। तो विल्किंसन असेसमेंट से क्या पता चला अपन को, जो मास ब्लीचिंग जो हो रही है ना, वो सबसे ज्यादा कब देखे गए हैं, 98 में देखा गया है, 2010 में देखा गया है, 16 में देखा गया है, और रिसेंटली 2020 से 23 के बीच में भी देखा गया है। तो 22 में आपको याद होगा कि क्वेश्चन आया था इस पर रिलेटेड, है ना। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को क्यों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई न्यूज में है। ये देखो 2010 में हुआ था, 2014 में क्वेश्चन पूछ लिया था उन लोगों ने, 16 में हुआ था, 20 के आसपास पूछ लिया था ये क्वेश्चन, है ना। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पूछ नहीं सकते, भाई 23 हो गया, हो सकता है 26 में पूछ लें, 27 में पूछ लें, इसीलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। आप लोगों को लिख के आना ये चीज है। तो स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द एल नीनो ईयर, जहां तक किससे एसोसिएटेड है, ये एल नीनो ईयर से एसोसिएटेड है। क्योंकि देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों को याद होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कोरल्स जो है वो मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलते हैं पैसिफिक ओशन में देखने को मिलते हैं। हाँ, इंडियन ओशन में भी देखने को मिलते हैं, और आप लोगों के अटलांटिक में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पैसिफिक में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर अगर नॉर्मल टेम्परेचर से हाई हो जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला का, और आप लोगों ने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इस साइड जो है कोरल्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आप लोगों की इसी साइड ब्लीचिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि एल नीनो फिनोमेना के कारण, एल नीनो क्या होता है यहाँ पर, जो इस इधर साइड का हिस्सा है ना, जो अब नॉर्मली क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ब्लीचिंग हो जाएगी। तो मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पर है। ऐसे ही इंडो पैसिफिक रीफ जो है वो मोस्टली अफेक्टेड हो रहे हैं। भाई इंडो पैसिफिक रीफ ही तो आप लोगों के जो इंडियन वाला इलाका यहाँ पर हो गया, तो यही तो आप लोगों को मोस्टली अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये अब नॉर्मल जो हो रहा है हीटिंग हो रही है। आई बात समझ में। एग्जाम में क्या लिखोगे, विल्किंसन हाईलाइटेड दैट कोरल ब्लीचिंग हैज शिफ्टेड फ्रॉम आइसोलेटेड इवेंट टू रिकरेंट ग्लोबल फिनोमेना। पहले क्या था, आइसोलेटेड इवेंट था कोरल ब्लीचिंग, थोड़ी थोड़ी जगह पर होता था, लेकिन आज के टाइम पर क्या हो गया है, पूरे ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है ये, ठीक है ना। आई ना बात समझ में ये चीज, है ना। वेट, हाँ, तो ग्लोबल केस स्टडीज अगर अपन देखना चाहें, देखो वहां पे लिखोगे केस स्टडी तो लिखना पड़ेगी अगर आप लोगों को अपने मार्क्स बढ़ाने हैं तो एक केस स्टडी है जो 16 से 17 में बहुत ज्यादा ये चीज रही थी, ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कितना आपको न्यूज में अगर याद हो, कई लोग जो पुराने देख रहे हो, जो नए आए हैं उनको भी पता होगा कि भाई ये ग्रेट बैरियर रीफ कितना ज्यादा न्यूज में था। ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पर ये समझो, पूरे वर्ल्ड में आप अगर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया है उसमें एक, ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न बाउंड्री पे, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री पे, मैं ईस्टर्न बाउंड्री बोल रहा हूं, नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री पे आप लोगों को यहाँ पर कोरल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रीफ
कोरल रीफ का पूरा इलाका है, जिसको अपन लोग इसीलिए ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम में इस तरह से डायग्राम बनाना है, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मेरा ग्रेट बैरियर रीफ है। तो इसने क्या किया, इन्होंने एक्सपीरियंस किया बैक टू बैक मास ब्लीचिंग, है ना। उस टाइम पर क्या किया इन्होंने, बैक टू बैक मास ब्लीचिंग एक्सपीरियंस किया, जो कि लिंक्ड था टू द प्रोलॉन्ग्ड मरीन हीट वेव। भाई मरीन हीट वेव चल रही थी और लगातार चल रही थी। मैंने बोला ना 2 से 4 वीक कम से कम होता है, तब तक अगर होता है तो आप लोगों की ब्लीचिंग हो जाती है। तो क्या हो जाएगा आप लोग, प्रोलॉन्ग्ड मरीन हीट वेव्स देखने को मिल रही है। ऐसे ही नॉर्दर्न सेक्टर सफर्ड हाई कोरल मोर्टेलिटी। क्या हुआ आप लोगों का, जो क्या था आप लोगों का, जो नॉर्दर्न सेक्टर जो था ना, वहां पर ज्यादा आप लोगों की कोरल मोर्टेलिटी देखने को मिली। देखो रीजन मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट जिससे आपको याद रहे। आप लोगों को पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो मेरे सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर होता है, ठीक है। जब सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर है तो यहाँ पर जो है ये इधर समथिंग मेरा इक्वेटर ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। इक्वेटर ऊपर की तरफ हो गया और मेरे जो पूरा ट्रॉपिक्स जो है वो इधर नॉर्दर्न साइड में होगा। तो जब मेरे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वो ज्यादा टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलेगा, वो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न साइड में होगा। तो इसीलिए अब जब टेम्परेचर इंक्रीज नॉर्दर्न साइड में होगा तो और सदर्न साइड में होगा थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा। तो इसीलिए जो नॉर्दर्न सेक्टर जो है उसमें हाई कोरल मोर्टेलिटी देखने को मिली हमें। ऐसे ही इससे इसने क्या किया, डेमोस्ट्रेट किया इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड ब्लीचिंग ऑन रिकवरी कैपेसिटी, है ना। तो भाई जितनी स्पीड से वो रिकवर नहीं कर पा रहा था, मतलब साथ में रिकवर तो कर ही जाता है ना, जब अगर वो ज्यादा नहीं हो, डेड नहीं हुआ होगा तो वो रिकवर कर जाएगा। तो रिकवर और क्या इसने क्या दिखाया कि भाई डेमोस्ट्रेट दिखाया कि भाई किस तरीके से रिपीटेड ब्लीचिंग होती है और रिकवरी कैपेसिटी के ऊपर। आई बात समझ में, वो रिकवर भी हो रहा है, ब्लीचिंग भी हो रही है, रिकवरी भी हो रही है, ब्लीचिंग भी हो रही है। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, ग्रेट बैरियर रीफ ब्लीचिंग हाईलाइटेड हाउ रिपीटेड थर्मल स्ट्रेस रिड्यूसेस रीफ रेजिलियंस। भाई बार बार अगर थर्मल स्ट्रेस पड़ेगा तो आप लोगों की जो रीफ होगी उसका रिजिलियंस भी कम होगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है, रिड्यूस होता जाएगा। भाई बार बार करोगे तो भाई कितनी देर तक इंसान क्या वो भी रीफ सहेगा उस चीज को, स्ट्रेस को, है ना। तो भाई एक बार आपने देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया तो वो रिकवर कर रहा है। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि वो थक जाएगा, तो इसका मतलब उसकी थोड़ी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो ये पहला केस स्टडी हो गई। दूसरा है इंडियन कोरल रीफ्स का। भाई याद रखना है, सिलेक्टिवली आपको मेंशन करना है, जरूरी नहीं पूरा तरीके से। तो देखो इंडिया में कहाँ पर कोरल रीफ्स है, पहले ये समझो, है ना। मैं आप लोग बता देता हूँ। तो देखो पहले गल्फ ऑफ कच्छ में आप लोगों को कोरल रीफ्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शैलो वाटर जहाँ होगा वहां पर आप लोगों को वो देखो, मुंबई और गोवा वाला जो पूरे जो कोस्ट है ना ये वाला, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है अरेबियन सी में, है ना। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब चूंकि ये कोस्ट से चिपके हुए हैं तो ये कौन से रीफ्स होंगे, ये फ्रिंगिंग रीफ्स होंगे। मैंने आप लोगों को तीनों रीफ बताए थे ना, फ्रिंगिंग रीफ्स, बैरियर रीफ्स और अटोल रीफ्स, है ना। फ्रिंगिंग रीफ्स, बैरियर रीफ और अटोल रीफ्स। अब देखो यहाँ पे देखो आप लोगों को ये क्या है, यहाँ पर ये पार्क बे है ना। तो अब ये इसके इलाके के पास में ये इससे चिपक में है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रिंगिंग रीफ। ऐसे ही आप लोगों को मतलब गल्फ ऑफ मन्नार में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पार्क बे में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी दिखाई दे रहा है। तो ये सब क्या फ्रिंगिंग रीफ है। लेकिन लक्षद्वीप में आप लोगों को अटोल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, अटोल्स देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों के जो आइलैंड्स हैं वो उसके थोड़े से रिमेन्स देखने को मिले, थोड़े से। तो यहाँ पर सबमर्ज हो गई ना चीजें, तो इसलिए ये अटोल्स हो गए। हाँ, क्या मैं इसको ट्रू अटोल्स बोलूंगा, नहीं बोलूंगा भाई। यहाँ पर कुछ ट्रू अटोल्स हैं, यहाँ पर कुछ आप लोगों के नॉर्मल अटोल्स हैं, है ना, नॉर्मली। आई बात समझ में। अब ये क्या होते हैं, अटोल्स क्या होते हैं, फ्रिंगिंग रीफ्स क्या होती हैं। जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लें, उनको सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो लक्षद्वीप रीफ, लक्षद्वीप रीफ पे क्या हुआ, लक्षद्वीप कहाँ है भाई, पहले आप लोगों को पता होगा, ये रहा लक्षद्वीप रीफ ये हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप लोगों को ब्लीचिंग हो रहा था, जो कि आप लोगों का सी सरफेस टेम्परेचर जो एलिवेट हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता है अरेबियन सी का जो टेम्परेचर है ना, अरेबियन सी का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द बे ऑफ बंगाल टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। तो जब ये होगा मेरा जो अरेबियन जो जितना टेम्परेचर होना चाहिए उससे ज्यादा एलिवेट हो गया था, तो सी सरफेस टेम्परेचर जो हो गया वो इंक्रीज हो गया। साथ में एल नीनो ईयर में होती है ज्यादा चीजें। भाई देखो अभी तक अपन ने जितनी भी केस स्टडीज देखी है ना, मतलब अपन ने और जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने, जोग्राफर्स ने, उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो ब्लीचिंग हो रही है ना वो अपने एल नीनो ईयर्स में हो रही है। कब हो रही है, एल नीनो ईयर्स में हो रही है। तो इसीलिए मैंने बोला, और क्या ये एक्सक्लूसिव है, तो ये एक्सक्लूसिव
नहीं है, ये होती कहीं भी है लेकिन ज्यादातर आप लोगों को एल नीनो ईयर्स में देखने को मिली है। ऐसे ही गल्फ ऑफ मन्नार में भी है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है। देखो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, ये भी देखो, ये इधर है अरेबियन सी के साइड ही दिख रहा है आप लोगों को गल्फ ऑफ मन्नार। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ऊपर से थर्मल स्ट्रेस हो रहा है, ये दोनों को दोनों मिलके आप लोगों का कंपाउंड ब्लीचिंग रिस्क लेकर आ रहा है। तो ब्लीचिंग कहाँ देखने को मिल रही है आप लोगों को, लक्षद्वीप और गल्फ ऑफ मन्नार वाले इलाके में, है ना, आई बात समझ में। कभी कभी गल्फ ऑफ कच्छ में भी देखने को मिल रही है ब्लीचिंग आजकल तो, ठीक है, लेटेस्ट अगर आप लोग न्यूज फॉलो करोगे तो ये भी है। बस जितना है आप लोगों को थोड़ा बहुत यूज करके आना है ना। अब देखो मैंने ब्लीचिंग बोला, क्या ब्लीचिंग का मतलब कोरल डेथ है, पहला ही आंसर, पहला क्वेश्चन आंसर है नहीं। ब्लीचिंग का मतलब डेथ नहीं होता, ब्लीचिंग का मतलब सिर्फ बीमार होना होता है, ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो गई उसकी। अब बीमारी का क्या इलाज भी तो हो जाता है कि अगर नॉर्मल कंडीशन फिर से आ जाए तो वो फिर से रिकवर कर जाएगा, लेकिन डेथ भी होती है। तो पहली बात देखो, अब मैं बताऊं ब्लीचिंग और डेथ में अंतर क्या है, कि भाई नेचर क्या है भाई, ब्लीचिंग क्या है, ये सिर्फ एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है, ये एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, भाई उस पर स्ट्रेस आ रहा है तो वो क्या करेगा, उसके खुद के जो न्यूट्रिशंस को बचाने के लिए वो क्या करेगा, वो सारे के सारे एल्गाए को क्या कर देगा, अपने से दूर कर देगा, एल्गाए को क्या करेगा, दूर कर देगा। जब एल्गाए दूर हो जाएंगी तो उसकी क्या होगी, अब जितना उसके पास खाना जमा था पहले से, उसके पास जितना खाना जमा था वो उसको यूज करेगा। तो कब तक यूज कर पाएगा, 2-4 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा, है ना, अब तो वो खत्म हो जाएगा। अब कोरल की प्रॉब्लम क्या है कि भाई कोरल जो है वो एनर्जी ना खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड रहने वाले एल्गाए पर ये डिपेंड करता है। अब एल्गाए उसने हटा दिया, जब एल्गाए हटा देगा तो स्ट्रेस आ गया उसके ऊपर, है ना, स्ट्रेस आ गया, तो अब जब तक वो उसके पास फिर से एल्गाए नहीं आ जाते तब तक वो खाना बना ही नहीं सकता, उसको खाना मिल ही नहीं सकता है। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने स्ट्रेस को रिस्पॉन्स, अब अगर देखो, अगर मान लो एल्गाए को, अब आप बोलोगे अरे वो एल्गाए को हटा क्यों देता है फिर इतनी धूप में, भाई एल्गाए को हटाने का कारण ये है क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेस आ गया, अब वो उसको क्या कर सकता है, अब उसको वो रहने की जगह नहीं दे सकता, भाई वो अभी उसके ऊपर रह रहा है ना, अब उसमें इतनी ही ताकत नहीं है कि वो न्यूट्रिएंट जो है वो एल्गाए को दे पाए, है ना, न्यूट्रिएंट को नहीं देना है। भाई सब दोगले हैं आज के टाइम पे, अपने काम से काम होता है, जब तक उसको काम होता है तब तक हटते हैं, अगर अपनी जान पे बनाती है तो किसी को बैठा देते हैं। तो बस वही बात है कि जो कोरल्स जो होते हैं वो एल्गाए को अपने से दूर कर देते हैं, और जो खुद का जो न्यूट्रिएंट है वो उसको उससे वो काम करते हैं, नहीं तो वो एल्गाए भी उसका न्यूट्रिएंट ले लेगा सर्वाइव करने के लिए, इसीलिए तो ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब आपको पता है एल्गाए जो होता है उसको कलर प्रोवाइड करता है, जब अगर एल्गाए ही हट गया तो क्या हो जाएगा, वो ब्लीच हो जाएगा, मतलब व्हाइट कलर का हो जाएगा। और कोरल डेथ क्या होती है भाई, ये भी केवल स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो रहा है, बाद में अगर नॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो फिर से वैसा का वैसा रिकवर कर जाता है। लेकिन कोरल डेथ का मतलब होता है ये परमानेंट लॉस हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म, अब नहीं रिकवर कर सकता ये, ठीक है। दूसरा जूजेंथले, जूजेंथले क्या होगा भाई, ब्लीचिंग में क्या होगा, वो टेम्परेरी एक्सपेल होते हैं, ये टेम्परेरी एक्सपेल होते हैं, और जैसे ही नॉर्मल कंडीशन आती है तो फिर से जूजेंथले जो एल्गाए है, इसको एल्गाए भी लिख सकते हो, ठीक है, एल्गाए जो है वो आप लोगों के क्या होंगे, दोबारा से इस पर ग्रो करने लगेंगे, ठीक है, वापस लौट के नहीं आते भाई, वो तो हो गया उनका काम, जो ग्रो करने लगेंगे। लेकिन कोरल डेथ के अंदर जो जूजेंथले जो है वो पूरी तरीके से परमानेंटली लॉस हो जाएंगे, मतलब अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ रिकवरी, भाई ब्लीचिंग के अंदर रिकवरी पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है भाई, एक इंसान जो बहुत बीमार है वो पूरा अपने आप से लड़ रहा है उसकी तो रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन अगर डेथ हो जाए, ठीक है, तो डेथ में तो पॉसिबल है ही नहीं, रिकवर हो ही नहीं सकता, ठीक है। टाइम फैक्टर, भाई कब तक होती है ब्लीचिंग, भाई बहुत शॉर्ट टू मीडियम टाइम के लिए ये ब्लीचिंग हो सकती है, मतलब बहुत स्ट्रेस जो हो रहा होगा उसके ऊपर बहुत कम टाइम के लिए हो रहा होगा या मीडियम टाइम के लिए हो रहा होगा तो एक बार वो ब्लीच कर जाएंगे। लेकिन इस पर अगर लॉन्ग टर्म अगर अपने प्रेशर आया तो ये कोरल डेथ हो जाएगी, ये चीज दिमाग में रखना, कोरल ब्लीचिंग और कोरल डेथ, है ना। नाउ कोरल रिकवरी आफ्टर ब्लीचिंग, अब देखो मैंने ब्लीचिंग बता दी, अब ये रिकवर कैसे करता है ये समझो भाई। आई एम सॉरी, वेट थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलो ब्लीचिंग के बाद अपन क्या करेंगे, अब इसकी रिकवरी कैसे होती है, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ रिकवरी रिकवरी कैसे होती है रिकवरी, तो देखो साइकिल का भी डायग्राम बताता हूँ, पहले समझो कि कंडीशंस क्या होंगी रिकवर करने के लिए। भाई पहली बात कंडीशन में सबसे पहली बात तो वो स्ट्रेस के कारण इसकी ब्लीचिंग हो रही है, तो पहले स्ट्रेस कम हो जानी चाहिए, तो रिडक्शन इन द थर्मल स्ट्रेस, पहली कंडीशन क्या है, रिडक्शन होना चाहिए थर्मल स्ट्रेस के अंदर। दूसरा रिटर्न ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, क्या भाई नॉर्मल टेम्परेचर फिर से उतना ही हो जाना चाहिए जितना है ना। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द जूजेंथले, भाई जूजेंथले ही नहीं होंगे तो फिर कहां से रिकवर होगा,
तो वहां पर अवेलेबल होना चाहिए जूजेंथले। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ रिपीटेड स्ट्रेस इवेंट। वेट, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा गला प्रॉब्लम दे रहा है, चक्कर में पानी पीना पड़ रहा है बार बार। ठीक है, कहा था मैं, एब्सेंस ऑफ रिपीटेड स्ट्रेस इवेंट। सीधी सीधी बात है भाई, देखो जो थर्मल स्ट्रेस था वो कम हो जाना चाहिए, जितनी बार जो हो रहा है बार बार जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो भी कम हो जाना चाहिए, मतलब खत्म ही हो जाना चाहिए। साथ में जूजेंथले भी आ जाना चाहिए वापस, मतलब जिस चीज के कारण आप लोगों का कोरल्स बन रहे हैं वो फिर से वही कंडीशन नॉर्मल हो जानी चाहिए। तो बस वही तो चीज रहेंगी रिकवरी के लिए। दूसरा टाइम स्केल, टाइम स्केल भाई, टाइम स्केल में अगर देखोगे तो पार्शियल रिकवरी कब होती है भाई, इसको कम से कम एक महीनों से लेकर 1 से 2 साल भी लग सकते हैं पार्शियल रिकवरी होने में। अगर पूरी तरीके से अगर उसको रिकवर होना है तो कई साल भी लग सकते हैं, ठीक है, कुछ साल भी लग सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। और अगर रिपीटेड ब्लीचिंग होती रही, अगर रिपीटेड ब्लीचिंग होती रही उसके ऊपर, और इस टाइम पे ब्लीचिंग नहीं हो रही, याद रखना, रिकवरी में अगर रिपीटेड ब्लीचिंग नहीं होगी तो आप लोगों का ये रिकवरी हो सकती है। और अगर रिपीटेड ब्लीचिंग होती रही तो परमानेंटली डैमेज हो जाएगी ये चीज, है ना, आई ना बात समझ में। तो देखो ये हेल्दी कोरल्स है, हेल्दी कोरल्स दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, देखो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो मेरे जूजेंथले हैं वो यहाँ से चले जाएंगे। तो देखो यहाँ से चले गए, हट गया यहाँ से जूजेंथले, यहाँ पे जूजेंथले थे, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पर ब्लीचिंग हो गई कोरल्स की, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस आ गया ना। जब स्ट्रेस आ गया तो अब इसमें 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो यहाँ से रिकवर हो जाए, ठीक है, या तो यहाँ से अगर देखो और जहाँ टेम्परेचर बार बार ये रिपीट हो रहा है, टेम्परेचर स्ट्रेस और हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से डेड भी हो जाएगा। तो डेड कोरल होगा यहाँ पर, है ना, पूरी तरीके से खत्म हो गया, टाटा बाय बाय वाली बात हो गई, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो यहाँ पर स्ट्रेस फिर से कम हो जाए, देखो ये स्ट्रेस बढ़ गया था, अब स्ट्रेस फिर कम हो जाए, देखो ये ठंडा हो गया, तो अब जब स्ट्रेस कम हो जाएगा तो यहाँ से फिर से जो कोरल होगा वो रिकवर कर जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज चल रही है, तो ये साइकिल चल रही है, आई बात समझ में। तो ये देखो जो ब्लैक ब्लैक आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये जूजेंथले हैं, ये एल्गाए है, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है रेड, ये डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो। तो एग्जाम में क्या लिखोगे, रिकवरी डिपेंड्स मोर ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्लीचिंग देन द इंटेंसिटी अलोन। मतलब इससे मतलब नहीं है कितना इंटेंस स्ट्रेस हो रहा है, बस ज्यादातर किस पर इफेक्ट कर रहा है कि कितना फ्रिक्वेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब अकेला अगर आप बोलोगे कि भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया कुछ टाइम के लिए तो ब्लीचिंग है, नहीं भाई, कितनी बार बार जो उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है उस पर ये इफेक्ट करता है, ठीक है ना, है ना। नॉर्मल सी ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो देखो ये डायग्राम में वही बताया मैंने आप लोगों को, ये हेल्दी कोरल हो गया, ये आप लोगों का ब्लीचिंग हो गया, ब्लीचिंग के बाद ये डेड हो जाता है अगर और पूरी तरीके से और बार बार स्ट्रेस हो रहा होता। और अगर स्ट्रेस नहीं हो रहा होगा और अगर उसके अंदर थोड़े बहुत भी जीव बचे होंगे तो क्या होगा, आप लोगों का अगर टेम्परेचर कम हो गया होगा तो क्या, और ऊपर से रिपीटेड नहीं हो रहा होगा तो आप लोगों की ये क्या हो जाएगी, रिकवर कर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो रिकवरी वर्सेस रिजिलियंस। क्या, रिकवरी वर्सेस रिजिलियंस। रिकवरी क्या होता है, पहले वो चीज समझो कि भाई एबिलिटी तो रिगेन द जूजेंथली आफ्टर स्ट्रेस। स्ट्रेस के बाद ये दोबारा से उसके पास जूजेंथली आया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिकवरी बोलते हैं। भाई जूजेंथली तो कलर देगा इसको, है ना, तो उसको अपन लोग बोलते हैं रिकवरी। बट रेजिलियंस क्या होता है, एबिलिटी टू रजिस्ट या अडेप्ट टू रिपीट स्ट्रेस। मतलब कि किस तरीके जो बार बार जो स्ट्रेस आ रहा है ना उसको रजिस्ट करना या फिर अडेप्ट करना, उसको अपन को बोलते हैं रिजिलियंस, ठीक है। तो रिजिलियंस और रिकवरी में दोनों ही अपोजिट है एक दूसरे से। रिकवरी में क्या हो जाएगा कि भाई किस एबिलिटी होगी उसकी रिगेन करने की जूजेंथली को, और रिजिलियंस में क्या होगा, वो रजिस्ट करेगा स्ट्रेस को, है ना। तो रिपीटेड ब्लीचिंग इवेंट्स से क्या होगा आप लोगों का, इससे आप लोगों की जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी, आप लोगों की नहीं, कोरल्स की, ठीक है, कोरल्स की जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। शॉर्टन रिकवरी विंडो देखने को मिलता है इसमें, फिर क्योंकि वो रिकवरी नहीं हो पा रहा उससे पहले फिर से स्ट्रेस आ जाता है। दूसरा, कॉज फेज शिफ्ट ऑफ मैक्रो एल्गाई। क्या होगा आप लोगों का, ये फेज शिफ्ट कर देते हैं, मैक्रो एल्गाई जो होते हैं आ जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। कॉजेज फेज शिफ्ट टू मैक्रो एल्गाई, है ना, आई बात समझ में। नाउ अगर मैं इसको एवेल्यूएट करना चाहूं तो इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ ब्लीचिंग, भाई जैसे जैसे बार बार ब्लीचिंग हो रही है, हैज शिफ्टेड द कंसर्न फ्रॉम रिकवरी टू लॉन्ग टर्म रिजिलियंस। भाई क्या हो गया आप लोगों का, कंसर्न जो बढ़ गया है रिकवरी से लॉन्ग टर्म रिजिलियंस की तरफ,
है ना, नॉर्मली। नेक्स्ट, मैक्रो एल्गल रिजरेंस एंड रीफ डिग्रेडेशन। मैक्रो एल्गल रिजरेंस एंड रीफ डिग्रेडेशन, ये क्या होता है भाई? मैक्रो एल्गल मैंने अभी बोला अभी आप लोगों को कि भाई मैक्रो एल्गल की तरफ चला जाएगा, बस वही चीज मैं बता रहा हूँ कि मैक्रो एल्गल रिजरेंस क्या होता है और रीफ डिग्रेडेशन क्या होता है। तो भाई ब्लीचिंग के बाद क्या होगा, देखो क्या हो सकता है भाई, ब्लीचिंग के बाद क्या होगा, कोरल जो होंगे ना वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लूज कर जाएंगे। भाई नहीं हो पा रहा उस पर, भाई रिजिलियंस नहीं हो रहा, उसका रिजिलियंस कम हो गया है, तो इससे क्या होगा आप लोगों का, मैग्रो एल्गाई जो होंगे ना वो बहुत जल्दी से उस पर रैपिडली ग्रो करेंगे उसके ऊपर। जब वो ग्रो करेंगे तो एल्गाई जो होंगे वो ऑक्यूपाई कर जाएंगे रीफ स्पेस को, है ना। तो जितनी जगह पर रीफ होता है उस जगह पर क्या आ जाएंगे, मैक्रो एल्गाई हो जाएंगे। इससे क्या होगा आप लोगों का, कोरल लेवी जो होंगी ना, कोरल लेवी के जो सेटलमेंट होंगे ना उसको ये प्रिवेंट कर देंगे, है ना। यहाँ पर कोरल लेवी सेटलमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो ये होता है आप लोगों का मैक्रो एल्गाई का रिजरेंस, कि भाई जैसे आप लोगों को कोरल जो होंगे ब्लीचिंग हो जाएगी तो कोरल जो होंगे वो लूज कर जाएंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। जब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कम हो जाएगा तो इसका मतलब अब वो जो गली के जो कुत्ते थे वो भी शेर बन गए, मैक्रो एल्गाई, तो वो अब मैक्रो एल्गाई उस जगह पर रैपिडली ग्रो कर जाएंगे। अब जैसे वो ग्रो कर जाएंगे तो वहां पे तो कुत्ते आ गए हैं, तो वहां पर शेर दोबारा से आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये जो इस एरिया को क्या कर लिया, इनको मैक्रो एल्गाई ने क्या कर लिया, आप लोगों का स्पेस को ऑक्युपाई कर लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, कोरल लेवी जो होंगे ना वहां पर सेटल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नीचे क्या आ गया आप लोगों का मैक्रो एल्गाई आ गया इस जगह पर, है ना। तो अब क्या करोगे, की टर्म क्या लिख सकते हो, फेज शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोरल। क्या हो गया भाई, फेज शिफ्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोरल डोमिनेटेड रीफ इनटू एल्गाई। क्या हो जाएगा, अब जो डोमिनेटेड रीफ क्या हो जाएगा, एल्गाई डोमिनेटेड सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पहले जो रीफ जो डोमिनेट कर रहे थे ना, अब उस जगह पर क्या हो जाएगा, एल्गाई डोमिनेटेड सिस्टम बन जाएगा, ना कि कोरल डोमिनेटेड सिस्टम। आई बात समझ। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे भाई अगर ये चीज हो जाएगी तो भाई लॉस ऑफ रीफ कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, कितना कॉम्प्लेक्स होता है रीफ ना, तो वो लॉस हो जाएगा क्योंकि अपना एल्गाई आ गया उस जगह पे। रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी और डिक्लाइन द डिक्लाइन इन फिशरीज। भाई ऑब्वियस सी बात है, बायोडाइवर्सिटी वहां पर न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कोरल रीफ प्रोवाइड कर रहा है। अब वहां पर रीफ्स ही नहीं है तो वहां पर फिशरीज क्यों होंगी, बायोडाइवर्सिटी क्यों रहेगी, ताकि बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, लॉस ऑफ रीफ कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा और डिक्लाइन इन फिशरीज हो जाएगी। ठीक है, ये फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में क्या लिखोगे, मैक्रो एल्गल डोमिनेंस मार्क्स द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ कोरल रीफ्स। क्या होगा भाई, मैक्रो एल्गल डोमिनेंस क्या करेगा आप लोगों का, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ कोरल रीफ को मार्क कर रहा है ये। ठीक है, आई बात समझ में, नॉर्मली आ गई ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ कोरल ब्लीचिंग, भाई क्या इम्पैक्ट है, कोई ज्यादा अपन को ऐसे लिखने, एक लाइन दो लाइन लिखोगे। भाई पहला है इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। भाई मैं चाहता था उसमें 10-10 लाइंस लिख देता, लेकिन जो एग्जाम में जरूरी है सिर्फ अपन वह करेंगे। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है भाई, सबसे पहली बात तो लॉस ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी, और दूसरा चीज ये डिस्टर्ब कर रहा है फूड चेन को, है ना, तो ये पहला लॉस हो गया। दूसरा है जियोमॉर्फोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्या पड़ेंगे इसके ऊपर भाई, रीफ इरोजन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। दूसरा कोस्टल वल्नरेबिलिटी राइज करेगा, है ना। क्यों, क्योंकि भाई रीफ क्या कर रहा है, भाई आप लोगों का रीफ क्या कर रहा है, आप लोगों के जो कोस्ट के इलाके पर जो ब्लीच जो इरोजन जो हो रहा है वो उसको रोक रहा है। क्या कर रहा है, रोक रहा है। जब कोरल रीफ्स ही नहीं होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्ट मेरा ओशनिक वाटर इसको क्या करेगा, इसको इरोड कर देगा। तो इसका मतलब मेरा कोस्टल वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, वल्नरेबल हो जाएगा बहुत ज्यादा उसके इरोजन के लिए। ऐसे ही इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा भाई, फिशरीज डिक्लाइन कर जाएंगी, साथ में टूरिज्म रेवेन्यू जो आ रहा है वो भी कम हो जाएगा। क्यों भाई, लोग जाते क्यों है वहां पे, इस जगह पर घूमने क्यों जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को अलग अलग कलर में कितनी खूबसूरत कोरल्स देखने को मिलते हैं, तो वो भी कम हो जाएगा भाई, टूरिस्ट जाएंगे ही नहीं, है ना। नेक्स्ट, कोरल ब्लीचिंग एज द क्लाइमेट इंडिकेटर। देखो ये इतना ज्यादा वो नहीं था, लेकिन इसको ना आप लोग कंक्लूजन जब करोगे ना एग्जाम में लास्ट पे कंक्लूड करोगे तो वहां पे ये चीज यूज करके आ सकते हो। तो कोरल ब्लीचिंग एक्ट एज दी अर्ली वार्निंग सिग्नल ऑफ द ओशन वार्मिंग। भाई आपको पता है कि वार्म हो रहा है इसीलिए तो ब्लीचिंग हो रही है, तो आप लोगों को नजरों से देख सकते हो कि भाई अगर यहाँ पे ब्लीचिंग हो रही है इसका मतलब ओशन वार्म हो रहा है। ठीक है, दूसरा बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। भाई बायोलॉजिकल इंडिकेटर है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का, है ना, नॉर्मल सी बात है। दूसरा अगला है स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद एल नीनो इवेंट, है ना, एल नीनो आएगा तो अगर ब्लीचिंग हो रही है तो समझ जाओ कि एल नीनो इवेंट्स, मरीन हीट वेव्स, ये दोनों क्या कर रहा है, ये लिंक कर रहा है। तो यार आराम से कंक्लूजन में लिख के आ सकते हो कोरल ब्लीचिंग एज अ क्लाइमेट इंडिकेटर, है ना। क्लाइमेट से कैसे समझ में आएगा इसको देख के। नेक्स्ट,
इमर्जिंग एंड फ्यूचर ओरिएंटेड डायमेंशन अगर देखोगे जो अपनों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो क्या देखोगे एग्जाम में पूछेंगे या फिर नहीं भी है तो आप लोग कर सकते हो। पहला भाई रिपीटेड ब्लीचिंग एंड रीफ रिजिलियंस, क्या है रिपीटेड ब्लीचिंग एंड रीफ रिजिलियंस। तो देखो इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस रिकवरी विंडो, क्या हो रहा है भाई बार बार अगर मेरी ब्लीचिंग होगी मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उस चीज की तो उससे क्या होगा रिकवरी विंडो बहुत कम हो जाएगी। आपको बताया कि पार्शियल रिकवरी ही कुछ मंथ से लेकर 1 से 2 साल लग जाते हैं और पूरी तरीके से रिकवर करने में सब सेवरल ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन अगर इस बीच में बार बार अगर ये चीज होती रही तो वो रिकवरी भी तो नहीं कर पाएगा ना, उसको रिकवरी विंडो तो बहुत बड़ी है तो वो उसमें नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज ये लीड कर जाता है परमानेंट रीफ कोलैप्स के साथ, मतलब डेथ भी हो सकती है उसकी। तो ये रिपीटेड ब्लीचिंग एंड रीफ रेजिलियंस। दूसरा है असिस्टेड इवोल्यूशन एंड कोरल रिस्टोरेशन, क्या असिस्टेड इवोल्यूशन एंड कोरल रिस्टोरेशन। भाई आपको सिर्फ ना ब्रीफली मेंशन करना है, वहां पर जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा, ये मैंने इसीलिए लिख रहा हूँ मेरे को याद रहे कि कितना ज्यादा किस पर फोकस करना है, ठीक है, एग्जाम के अंदर। नाउ सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ हीट टॉलरेंट कोरल्स होंगे, है ना, आर्टिफिशियल रीफ स्ट्रक्चर्स। बस अपन लोगों को ये करना पड़ेगा वहां पर, क्या बनना है ये पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी कि अपन लोग सिलेक्टिव ब्रीडिंग करवाएं जो कि आप लोगों का हीट टॉलरेंट कोरल्स हो, साथ में आर्टिफिशियल रीफ स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट एग्जाम में क्या लिखोगे कंजर्वेशन एफर्ट नाउ फोकस ऑन एनहांसिंग रीफ रेजिलियंस रेदर देन कंप्लीट प्रिवेंशन। मतलब पहले क्या था पूरा प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे थे, भाई आपको पता है अगर आप किसी चीज को रोकोगे तो और जल्दी फास्ट हो सकती है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपन लोग एनहांस करेंगे रीफ रेजिलियंस को, है ना, मतलब उसको खुद से लड़ने दिया जाएगा, स्ट्रेस से कैसे लड़ रहा है वो, तो रीफ रेजिलियंस को एनहांस करने में अपन हेल्प करेंगे ना कि पूरी तरीके से प्रिवेंट करने में, है ना। नेक्स्ट कंजर्वेशन एज एन अप्लाइड ओशनोग्राफिक रिस्पॉन्स, क्या कंजर्वेशन एज एन अप्लाइड ओशनोग्राफिक रिस्पॉन्स। भाई इन ज्योग्राफी ऑप्शनल कंजर्वेशन ऑफ द कोरल रीफ इज अंडरस्टूड नॉट एज पॉलिसी इंटरवेंशन। याद रखना हम लोग इस वाले पूरे उसमें ज्योग्राफी के अंदर में ऑप्शनल लिख रहा हूँ, मेरी आदत है मैं टाइप करते रहने में बार बार ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर नहीं, ठीक है। इन ज्योग्राफी कंजर्वेशन ऑफ द कोरल रीफ इज अंडरस्टूड नॉट एज द पॉलिसी इंटरवेंशन, अपन को सिर्फ इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन में नहीं देखते, बट एज दी स्पेशल एंड दी प्रोसेस बेस्ड मैनेजमेंट रिस्पॉन्स। क्या होता है भाई प्रोसेस बेस्ड मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द रीफ इकोसिस्टम। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को भाई एनवायरमेंटल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द रीफ इकोसिस्टम। एग्जाम में क्या लिखोगे कोरल कंजर्वेशन रिप्रेजेंट्स एन एप्लीकेशन ऑफ ओशनोग्राफिक एंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल रादर देन ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज। क्या है भाई इसको अपन लोग कोरल कंजर्वेशन को अपन लोग एप्लीकेशन ऑफ द ओशनोग्राफिक और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के रूप में देख सकते हैं रादर देन प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि भाई वो बहुत सरकार है इसका काम करे, वो नहीं, आपको कंजर्वेशन रिप्रेजेंटेशन में एप्लीकेशन ऑफ ओशनोग्राफिक एंड इकोलॉजिकल प्रिंसिपल भी देखने पड़ेंगे। आई बात समझ में। नाउ अब देखो यही चल रहा है अपना कंजर्वेशन कैसे कैसे होगा। भाई देखो स्पेशल वेरिएबिलिटी ऑफ ब्लीचिंग एंड इट्स मैनेजमेंट इम्प्लीकेशंस। क्या भाई स्पेशल वेरिएबिलिटी ऑफ ब्लीचिंग एंड इट्स मैनेजमेंट इम्प्लीकेशंस। भाई कोरल ब्लीचिंग डज नॉट अकर यूनिफॉर्मली, ठीक है, एक साथ नहीं होती है, बट वेरीज स्पेशली ड्यू टू, भाई अलग अलग जगह पर वेरी करती है। क्यों? क्योंकि भाई सी सरफेस टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आ रहा है, भाई कहीं पे सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा है कहीं पे कम है, तो हर जगह एक जैसा थोड़ी यूनिफॉर्म थोड़ी सी सरफेस टेम्परेचर है ना, तो वो इसलिए। दूसरा इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट। भाई कई जगह पर वार्म ओशन करंट, कई जगह पर कोल्ड ओशन करंट, मैंने आप लोगों को ओशन करंट बता दिए हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर ओशन करंट कम कोल्ड होंगे वहां पर कोरल ब्लीचिंग थोड़ी सी कम होगी, जहाँ पर वार्म होंगे वहां पर ज्यादा होगी। ऐसे प्रेजेंस ऑफ अपवेलिंग जोन, है ना, अपवेलिंग जोन्स में क्या होता है आप लोगों का ब्लीचिंग ज्यादा हो सकती है क्योंकि वहां पर हॉट चीज होती है ना। नाउ डेप्थ एंड ओरिएंटेशन ऑफ रीफ, भाई कितनी नीचे तक अपनी रीफ्स है, अलग अलग यहाँ पर, ऐसा तो है नहीं है कि हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी बात है। रीजनल क्लाइमेटिक ऑक्सीलेशन जैसे एल नीनो, है ना, रीजनल क्लाइमेटिक ऑक्सीलेशन हो रहा है जैसे अपना एल नीनो इफेक्ट जो हो रहा है, तो ये भी चीज हो जाएगी आप लोगों की। तो ज्योग्राफिकल इंप्लीकेशंस क्या लिखोगे कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज मस्ट बी स्पेशली डिफरेंशिएटेड अकॉर्डिंग टू रीजनल ओशनोग्राफिक कंट्रोल। क्या है भाई कंजर्वेशन स्ट्रेटजी जो है उसको स्पेशली डिफरेंशिएटेड है, ऑब्वियस सी बात है, अकॉर्डिंग टू द
रीजनल ओशनोग्राफिक कंट्रोल, है ना। तो स्पेशल वेरिएबिलिटी है ब्लीचिंग की। दूसरा देखो ये क्या चला है अपना, कंजर्वेशन एंड अप्लाइड ओशनोग्राफिक रिस्पॉन्स। रोल ऑफ, अब तो आप क्या कर सकते हो इसमें, क्या आप एक बात बताओ, अब कंजर्वेशन के लिए क्या आप लोगों को यूनिफॉर्म वाली बात चलेगी? नहीं ना, वो अपनी जो स्ट्रेटेजी जो बनेंगी ना वो स्पेशली डिफरेंशिएटेड बनेंगी, वही वाली चीज बोल रहे हैं ना अपन लोग, तो कंजर्वेशन वाली बात चल रही है। दूसरा रोल ऑफ ओशनोग्राफिक प्रोसेस इन रीफ रिजिलियंस। भाई रीफ रिजिलियंस में क्या रोल है ओशनोग्राफिक प्रोसेस का? भाई सर्टेन रीफ रीजन्स शोज रिलेटिव रिजिलियंस टू ब्लीचिंग, है ना। कुछ जो रीफ रीजन जो होते हैं ना वो रिलेटिव रिजिलियंस दिखाते हैं ब्लीचिंग को ड्यू टू लोकलाइज्ड अपवेलिंग ब्रिंगिंग कूलर वाटर, है ना। भाई लोकलाइज्ड अपवेलिंग ब्रिंगिंग क्या होता है, कुछ कुछ जो होती है वो कूलर वाटर लेके आती है ना। दूसरा स्ट्रॉन्ग वाटर सर्कुलेशन प्रिवेंटिंग थर्मल स्टैग्नेशन, है ना। तो ये बिल्कुल, मैं लैंग्वेज भी आप लोगों को समझ में आ रही है ना कि ज्योग्राफी के स्टाइल में लिख रहे हैं, जनरल स्टडीज टाइप में नहीं लिख रहे हैं। तो ये मत समझना कि अरे सर ये क्या करवा रहे हो, ये तो टफ हो गई लैंग्वेज। भाई आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने ना, इसीलिए ना। स्ट्रॉन्ग वाटर सर्कुलेशन जो प्रिवेंट कर रहा है थर्मल स्टैग्नेशन को। साथ में ग्रेटर डेप्थ वेरिएबिलिटी रिड्यूसेस सोलर स्ट्रेस। क्या हो रहा है भाई, ग्रेटर डेप्थ वेरिएबिलिटी जो है वो आप लोगों की सोलर स्ट्रेस को कम कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई आप लोगों का ये मेरा वाटर लेवल हो गया, अब मेरा सोलर जो है आ रहा है। तो अब बताओ कि अगर मेरी यहां पर अगर मेरी ब्लीचिंग है और यहां पर ब्लीचिंग है तो सोलर का ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? अब कॉमन सेंस लगाना, सोलर का ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? भाई इस पर, क्योंकि ये यहाँ पर ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ रहा है, यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो वाली बात आ गई। तो इसका मतलब अगर आप लोगों को वहां लिख के आ रहे तो ये वाले टर्म जरूर लिख के आना। मैं यहाँ पर इसको ना ऐसे लिख रहा था, ये टर्म जरूर लिख के आना, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको याद रहे वहां पे। अब मुझे थर्मल रेफ्यूजिया एक टर्म है, ज्योग्राफिकल टर्म है, थर्मल रेफ्यूजिया एक टर्म है। थर्मल रेफ्यूजिया का मतलब होता है रीफ एरिया लेस एक्सपोज टू द थर्मल एक्सट्रीम्स, मतलब एक ऐसा रीफ का एरिया जो कि थर्मल एक्सट्रीम से कम एक्सपोज्ड हुआ है, ठीक है। आई बात समझ में? तो थर्मल रेफ्यूजिया नाम का एक वर्ड है, वो आप लोग अपने आंसर में यहाँ पर डाल देना, यहाँ पर कहीं भी, ठीक है ना। ये वाली चीज समझ लो, ग्रेटर डेप्थ वेरिएबिलिटी रिड्यूसेस सोलर स्ट्रेस, यहाँ लिख लोगे थर्मल रेफ्यूजिया, ठीक है, ये वाली चीज। आई बात समझ में? तो एग्जाम में क्या लिखोगे, रीफ सर्वाइवल इज क्लोजली लिंक्ड टू द लोकल ओशनोग्राफिक बफरिंग मैकेनिज्म, है ना। तो ये लाइन लिख देना, रीफ सर्वाइवल इज क्लोजली लिंक्ड टू द लोकल ओशनोग्राफिक बफरिंग मैकेनिज्म, है ना। नेक्स्ट इज, भाई 6 है, ज्यादा नहीं है। देखो आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा लिखवा, नहीं 5 ही पॉइंट है। मैनेजमेंट थ्रू रिडक्शन ऑफ लोकल स्ट्रेस और, ठीक है, स्ट्रेसर्स। तो देखो वाइल ग्लोबल वार्मिंग इज प्राइमरी ड्राइवर, अपन को पता है कि प्राइमरी ड्राइवर जो है वो क्या है अपना, ग्लोबल वार्मिंग है। लोकल एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स एक्सेलरेट द ब्लीचिंग इम्पैक्ट। भाई जो लोकली जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स जो है वो एक्सेलरेट कर देता है ब्लीचिंग इम्पैक्ट को। भाई हाँ स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन प्राइमरी जो ड्राइवर जो है वो अपना तो ग्लोबल वार्मिंग ही है, लेकिन लोकल एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स जो है ना वो उसको एक्सेलरेट कर रहा है। तो कैसे, जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से एग्जांपल, क्या ये वाली चीज है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा लाइट पेनिट्रेशन में, है ना। जब लाइट पेनिट्रेशन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स लोडिंग एनहांसेस एल्गाई कंपटीशन। भाई अगर न्यूट्रिएंट लोडिंग हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का एल्गाई कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे फिजिकल डैमेज जो होगा वो डिस्टर्ब करेगा रीफ स्ट्रक्चर को, है ना। तो ये चीज आप लोग लिख सकते हो, मैनेजमेंट थ्रू द रिडक्शन ऑफ द लोकल स्ट्रेसर्स। ये तो लोकल स्ट्रेसर्स हुए ये तीनों। तो ज्योग्राफिकल लॉजिक अगर लगाओगे तो क्या लिखोगे, रिड्यूसिंग लोकल स्ट्रेस इंप्रूव्स द इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रीफ इनेबलिंग फास्टर पोस्ट ब्लीचिंग रिकवरी। इससे क्या होगा, आप लोगों का जो अगर ब्लीच हो जाता है तो बहुत जल्दी से रिकवर कर सकता है। लेकिन क्या करें, ये लोकल एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स जो है वो उसकी रिकवरी को भी थोड़ा सा स्लो डाउन कर रहा है। अगर इस बीच में फिर से अगर एक बार स्ट्रेस आ गया तो फिर प्रॉब्लम, है ना। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट, इसको भी अपन को मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, रीफ रिकवरी रिजिलियंस एंड जियोमॉर्फिक स्टेबिलिटी। रीफ रिकवरी रिजिलियंस एंड जियोमॉर्फिक स्टेबिलिटी फ्रॉम ए जियोमॉर्फिकल पर्सपेक्टिव हेल्दी रीफ मेंटेन वर्टिकल ग्रोथ। अपन को पता है कि जो अपनी अगर रीफ अगर अच्छी होगी तो ग्रोथ कैसे होगी, वर्टिकली होगी, ठीक है। ब्लीच्ड एंड डिग्रेडेड रीफ अंडरगो एरोजन।
भाई जो अपनी ब्लीचिंग हो जाए चाहे डिग्रेडेड रीफ हो जाए वो इरोजन हो जाता है उनमें, है ना, क्योंकि भाई उनमें नहीं है रेजिलियंस। भाई नाउ स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन इंक्रीजेस कोस्टल वल्नरेबिलिटी, अगर इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया तो जो कोस्टल इलाका है वो भी उसकी वल्नरेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज होगी, है ना, वल्नरेबल हो जाएगा वो भी चीज, है ना, तो अपना इरोजन होने लगेगा। एग्जाम में क्या लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ द कोरल रीफ इज इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म जियोमॉर्फिक स्टेबिलिटी ऑफ ट्रॉपिक कोस्टलाइन। इसका मतलब कंजर्वेशन जो है कोरल रीफ का वो बहुत ज्यादा इसेंशियल है अगर आप लोगों को मेंटेन करना है लॉन्ग टर्म ज्योग्राफिक स्टेबिलिटी किस चीज का, ट्रॉपिकल कोस्टलाइन का, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये चीज नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ कंजर्वेशन फ्रॉम ए ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। भाई लिमिटेशंस क्या है भाई कंजर्वेशन का, भाई कितना भी कंजर्वेशन कर लो फिर भी कुछ लिमिटेशन है। भाई लोकल मैनेजमेंट कैन नॉट कंट्रोल लार्ज स्केल ओशन वार्मिंग, है ना, अब लोग कितना कर लेंगे भाई, लोकल मैनेजमेंट कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन जब पूरा लार्ज स्केल ओशन वार्मिंग हो रहा है उसको अपन लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये एक लिमिटेशन हो गई अपने कंजर्वेशन के ऊपर। दूसरा, मरीन हीट वेव ओवरराइड रीजनल प्रोटेक्शन, क्या है भाई, मरीन हीट वेव जो है वो रीजनल प्रोटेक्शन को ओवरराइड कर जाती है ना। नेक्स्ट, आपका कितना भी कर लो आप लोग रीजनल प्रोटेक्शन, लेकिन मरीन हीट वेव भी तो आ रहा है, तो वो भी आप लोगों की लिमिटेशंस हो गई। नेक्स्ट इज रिपीटेड ब्लीचिंग इंटरप्ट रीफ बिल्डिंग प्रोसेस, क्या हो रहा है भाई, वही अगर आप लोगों की बार बार ब्लीचिंग होती रही तो रीफ रीबिल्ड कैसे होगी, है ना, तो उसको क्या करेगा, ये इंटरप्ट करेगा। नेक्स्ट इज अगर आप लोग उसको इवेल्युएट करें पूरी उसको, तो क्या करूंगा मैं, क्या लिखेंगे अपन लोग, कंजर्वेशन कैन मॉडिफाई दी रेट ऑफ डिग्रेडेशन बट कैन नॉट अल्टर द फंडामेंटल क्लाइमेटिक ड्राइवर ऑफ कोरल ब्लीचिंग। क्या है भाई, कंजर्वेशन जो है वो मॉडिफाई कर सकती है रेट ऑफ डिग्रेडेशन बट अल्टर नहीं कर सकती फंडामेंटल क्लाइमेटिक ड्राइवर्स ऑफ कोरल ब्लीचिंग को, है ना। आई बात समझ में, ये लिमिटेशंस हो गई। तो अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं, कंजर्वेशन एज एन अप्लाइड ओशनोग्राफिक रिस्पॉन्स, तो उसको अपन लास्ट पे कंक्लूड अगर करके आएंगे आंसर में। अभी मैंने पूरा इसका ब्लीचिंग का कंक्लूजन नहीं कराया है, सिर्फ सिविल इसका करा रहा हूं। क्या लिखोगे, फ्रॉम ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव कोरल ब्लीचिंग कंजर्वेशन is best understood as an effort to enhance the reef resilience by modifying local oceanographic and ecological condition even though the ultimate control lies with the global climate process। ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, आप लोकली थोड़ा सा देख लेंगे लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल क्या होगा, ग्लोबल क्लाइमेट प्रोसेस पर होगा। तो ये आप लोग आराम से लिख के आना, अगर क्योंकि मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में ये क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है इसी साल आ जाए, तो ये स्टार लगा लो ये वाली चीज पे, ये तो रट लो अच्छी तरीके से, पांचों के पांचों पॉइंट, है ना। तो देखो अब वैसे कंप्लीट हो गया है बस, और आप लोगों को एग्जाम में और मार्क्स लेके आने हैं, तो उसके लिए मैं फ्लो चार्ट आप लोग बना के आ सकते हो। ठीक है, जैसे ओशन वार्मिंग होगी तो थर्मल स्ट्रेस पड़ेगा, थर्मल स्ट्रेस पड़ेगा तो जूज एंथेले लॉस होगा, जूज एंथेले लॉस होगा तो इसका मतलब ब्लीचिंग होगी, और ब्लीचिंग के बाद अपनी रिकवरी हो सकती है या फिर फेस शिफ्ट हो सकता है। फेस शिफ्ट मतलब वही अपना एल्गाई वाला, है ना, फेस शिफ्ट हो सकता है, माइक्रो एल्गा, है ना, तो वो गई। आई बात समझ में। नेक्स्ट, डायग्राम बना के आ सकते हो अगर आप लोगों को स्पेस मिल जाए तो। जब कैरेबियन रीफ की बात करेंगे ना अपन पूरे वर्ल्ड में, तो कैरेबियन रीफ अपनी कहाँ होंगी वो बता सकते हो। मेरा क्या है कि भाई कैरेबियन सी का, एक मिनट थोड़ा सा मैं ना पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ, दिखाई देना मुश्किल हो जाता है इसमें। तो देखो कैरेबियन सी ये है, ठीक है, तो मेरे को कहाँ देखने को मिल रहा है, देखो ये देखने को मिल रहा है यूएस वर्जिन आइलैंड के पास, पेट्रो रिको, ये देखो फ्लावर गार्डन बैंक्स, है ना, तो ये आप लोगों की कोरल रीफ है। देखो फ्लोरिडा रीफ, है ना, तो ये देखो देखने को मिल रही है ना। तो ये रीफ का बना सकते हो लोकेशन कहाँ पर देखने को मिल रही है, ये देखो यहाँ पूरे में रीफ देखने को मिल जाएंगी, यहाँ मिल जाएंगी, यहाँ मिल जाएंगी, यहाँ पूरे यहाँ तक नीचे नहीं थोड़ा सा ऊपर तक, है ना। ऐसे ही देखो वर्ल्ड में पूरे दुनिया का अगर बनाओगे, जो तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कोरल रीफ वाले में, लेकिन फिर भी देख लो, ये मैंने इंटरनेट से निकाल लिया था। तो देखो पैसिफिक ओशन की, इंडो पैसिफिक ओशन में कितनी सारी कोरल रीफ्स देखने को मिल रही है। देखो ये इंडो पैसिफिक, ये भी पैसिफिक, तो देखो ये पूरे में कोरल रीफ्स, ये देखो कोरल रीफ्स, है ना। अटलांटिक में थोड़ा सा कम है ना। देखो यहाँ पे भी देखो कोरल रीफ्स दिख रही है ना। तो आप लोग आराम से बना के आ सकते हो, आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स लेके आना होता है ना। अब मैं इस पूरे चीज को कंक्लूड करता हूँ, पूरा कोरल रीफ वाला भी, कोरल ब्लीचिंग का कंक्लूजन करेंगे तो कोरल ब्लीचिंग रिप्रेजेंट्स ए visible manifestation of environmental stress on reef ecosystem reflecting the growing influence of climate variability and human activity on
फ्रेजाइल मरीन सिस्टम, है ना, तो ये आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, आज का जो होमवर्क है अपन लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग ट्राई करना फ्लो चार्ट्स बनाने की और डायग्राम्स बनाओ। ये क्या है ना, ओशनोग्राफी में मैंने जब आप लोगों को स्टार्टिंग में जब बताया था तब भी मैंने ये बोला था कि पैराग्राफ आप लोगों को कम मार्क्स दिलाएंगे एज कंपेयर टू डायग्राम मेकिंग। आप लोगों को डायग्राम बना के ही रखना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं बिना डरे, और या फिर मेल कर सकते हैं अगर आपको शर्म आ रही है तो। ठीक है, कई लोग होते हैं भाई इंट्रोवर्ट जो नहीं पता सबके सामने कर पाते। मैं कुछ नहीं होगा तो मैं आप लोगों को मेल पे आप लोगों को डायग्राम्स बना के भेज दूंगा, या फिर मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट पर भेज दूंगा यूट्यूब की। ठीक है, लेकिन प्लीज ट्राई करो। और जो लोग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, अभी सोच सकते हैं वो आंसर राइटिंग ना करें, लेकिन 2027 में जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आंसर राइटिंग जरूर करें। आज मैंने कोई भी आंसर लिखने को नहीं दिया है क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फील नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो है इसका आंसर लिख सकते हो कि राइट डाउन द कंजर्वेशन एज एन अप्लाइड ओशनोग्राफिक रिस्पॉन्स, कंजर्वेशन ऑफ कोरल रीफ्स एज एन अप्लाइड ओशनोग्राफिक रिस्पॉन्स। ठीक है, ये वाला आराम से लिख सकते हो 10 मार्क्स में। ठीक है, मतलब 2 पेजेस में। और याद रखना डायग्राम हर उसमें बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आप लोगों का देखो नया अपन लोग देखेंगे सिलेबस में जो है अपना सिलेबस के अंदर कोस्ट एंड बीचेस नहीं दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। लेकिन दिया क्या था, सी लेवल चेंजेस। तो सी लेवल चेंजेस पढ़ाने से पहले मुझे आप लोगों को थोड़ा सा कोस्ट एंड बीचेस करवाना पड़ेगा। अगर मेरा एक ही लेक्चर में अगर ये हो जाता है दोनों के दोनों तो ठीक है, नहीं तो मैं इसमें भी 2 वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, पूरा का पूरा एक उसका सी लेवल चेंजेस वाले में। ठीक है, तो कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, जितना जरूरी है वो करेंगे। और ये कोस्ट एंड बीचेस वाला टॉपिक भी कोई भी ओवरलोड नहीं है, ये लिंक्ड है सी लेवल चेंजेस से और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की मैंने हेल्प की है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोगों के सपोर्ट से ये पूरा का पूरा जो सीरीज है यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल होगी। आप लोगों का सपोर्ट ही गारंटी करता है कि भाई ये मैं पूरा का पूरा फ्री में यहाँ पर डालूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।